नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र के चुनाव में ऑपरेशन योगी आदित्यनाथ चालू है। आप कहेंगे कैसे? विरोधी दल के सारे बड़े नेता इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट किसी एक नेता को कर रहे हैं, तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर कमेंट हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के सन्यासी होने पर कमेंट हो रहा है, उनके गेरुआ वस्त्र पहनने पर निशाना साधा जा रहा है, योगी के सर पर बाल न होने पर भी कमेंट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी और ओवैसी से लेकर इम्तियाज जलील सब योगी पर हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विरोधी कैंप ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक पूरा कैंपेन शुरू कर दिया है। योगी अगर टारगेट नंबर 1 बने हैं तो इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? अब ये इलेक्शन आया है कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो टकला आया और टकले ने आके ऐलान कर दिया कि बटोगे तो कटोगे। कौन बटने वाला है, कोर्ट कटने वाला है, बाबा तू ही चाह और तू ही बता हमारे को। ये लोग जो हैं ये इस तरह के कपड़े पहन के अपने को धार्मिक दिखा के मेजॉरिटी को धर्म के नाम पर जो है सिर्फ जो है एक बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेद बदल करके हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील के टारगेट पर योगी हैं। अबू आजमी को योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर ऐतराज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी के कपड़े और अंग्रेजी की जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं। जयपुर में मौलानाओं का मजमा लगा, वो भी योगी योगी ही कर रहे हैं। राजस्थान से लेकर यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक चुनाव अलग हैं, नेता अलग हैं, पार्टियां भी अलग अलग हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ और सिर्फ योगी ही है। सोचिए क्यों? हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। 24 में उपचुनाव और चुनाव का दंगल 2029 के वोट सेंटिमेंट्स का सैंपल है। इसलिए लोकसभा चुनाव की तरह यहां भी नारे गढ़े गए हैं, पॉलिटिकल पिच, लाइन लेंथ सेट की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट योगी के उस नारे का हो रहा है जो उन्होंने सबसे पहले यूपी में दिया था, लेकिन उसने पूरे देश में इलेक्शन की लाइन और लेंथ बदल दी। योगी का यह नारा महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन और यूपी के बाई इलेक्शन की टैग लाइन बन गया है और योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट। यह देश इसलिए बटा था क्योंकि आप बटे थे। हिंदुओं का कत्लेआम इसलिए हो रहा था, हिंदू इसलिए काटे जा रहे थे क्योंकि हिंदू बटे थे। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बटिए मत। लोकसभा चुनाव में जितना शोर जाति, आरक्षण और संविधान का था, इस बार उससे ज्यादा शोर बंटोगे तो कटोगे का है। हर जुबां पर हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान ही चढ़ा हुआ है। यही वजह है कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सभी नेताओं के निशाने पर हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। विपक्ष योगी के नारे पर, योगी के कपड़े पर, योगी की भाषा पर, योगी की अंग्रेजी पर हमला बोल रहा है। 2024 से पहले तक विपक्ष का टारगेट सिर्फ मोदी थे, लेकिन अब मोदी के साथ योगी भी विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। पहले मोदी पर पर्सनल अटैक होते थे, लेकिन इस बार पर्सनल अटैक का केंद्र बिंदु योगी बन चुके हैं। योगी के खिलाफ नफरत फैलाने वाला इकोसिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है।
बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के कपड़े पर सवाल उठाए थे। योगी आदित्यनाथ जब महाराष्ट्र के अचलपुर पहुंचे तो सबसे पहला जवाब कांग्रेस के अध्यक्ष को ही दिया। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे लाल पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल लाइन एकदम क्लियर है। जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमा खुलकर महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता मुसलमानों के समर्थन के एवज में रखी गई शर्तों को भी मान रहे हैं। योगी ने खड़गे को महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद के निजाम तक की याद दिलाई। यह समझा दिया कि मुस्लिम वोट के लिए विपक्षी पार्टियां कहां तक जा सकती हैं। खड़गे जी का गांव बारावती यहां हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। उसी में हैदराबाद रियासत के अधीन बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोटर हैं और 40 से 45 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 80% मुसलमानों ने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया था। इस बार मुस्लिम वोटर इसी पैटर्न पर वोटिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी का पूरा फोकस महाराष्ट्र के 80% हिंदुओं पर है। विपक्ष चाहता है कि हिंदू मतदाता बंटे और योगी जाति में बटे इन्हीं हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। समझा रहे हैं कि जब जब हिंदू बंटा तो उसका हमेशा ही नुकसान हुआ और योगी की यही बात विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आ रही। बटे थे तो कटे थे, एक है तो सेफ है, एक है तो, और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक नया भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर एक स्पर्श में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के नेतृत्व में काम कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत यही है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। योगी को सुनने उनकी रैलियों में भारी भीड़ जमा हो रही है। हर कैंडिडेट अपने विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ को बुलाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महाराष्ट्र में 3 रैलियां की। योगी आदित्यनाथ यूपी की उन सभी 9 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं जहां उपचुनाव होना है। योगी हर सीट पर कम से कम 2 रैलियां कर चुके हैं। महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ की 15 सभाएं तय हैं।
लेकिन जिस तरह योगी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए बीजेपी जनसभाओं की संख्या बढ़ा भी सकती है। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है, और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। बीजेपी ने योगी को उन सीटों पर मैदान में उतारा है जहां लोकसभा चुनाव में महायुति की परफॉर्मेंस पुअर रही, यानी मार्जिन बेहद कम रहा। योगी ने आज 3 रैलियां की और नागपुर, अकोला और अमरावती मिलाकर 25 विधानसभा सीटों को कवर किया। नागपुर में 12 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4, एनसीपी को 1, जबकि निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे ही अमरावती की 8 सीटों में से बीजेपी 2019 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। वहीं कांग्रेस 3, बीजेपी 2, स्वाभिमान पक्ष और निर्दलीय के खाते में 1-1 सीट आई। अकोला की बात करें तो यहां 5 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 4 पर और शिवसेना ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में योगी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्यों बन गए हैं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल योगी की उन 37 सीटों पर सबसे ज्यादा डिमांड है। जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में हार जीत का मार्जिन 5000 से कम था, इनमें से भी 5 सीटें ऐसी थी जहां 1000 के अंतर से हार जीत तय हुई, जबकि 1 सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंदी से सिर्फ 409 वोट ज्यादा मिले। लोकसभा चुनाव संविधान वाले नैरेटिव, जाति और आरक्षण के ग्राउंड पर लड़ा गया था। राम मंदिर का टॉपिक उस समय उतना हिट और फिट नहीं हुआ, लेकिन योगी जानते हैं कि फैजाबाद में हार वाला सेंटिमेंट किसी दिन जरूर फायदा देगा, इसलिए हर जगह वो अयोध्या की बात जरूर करते हैं। विरासत का सम्मान कैसे होना है, यह देखना है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी ना। आपने उसे 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके एजेंडे में राम थे ही नहीं। कहते थे राम तो हुए ही नहीं, यानी जैसे कि धरती की सृष्टि, यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल कांग्रेस ही पैदा हुई थी और कांग्रेस ने इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया, बाकी कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम नहीं हुए कहते हैं, कृष्ण हुए ही नहीं ये कहते हैं। हमें नकारने का प्रयास किया जाता है, हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास ये कांग्रेस कहती है। जो कांग्रेस हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस कांग्रेस का ही अस्तित्व समाप्त करने का समय आ चुका है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की चर्चा पहले भी होती रही है। अब मौलाना खुलेआम मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कह रहे हैं। अपनी तकरीरों के सहारे मौलाना पोलराइजेशन कर मुसलमानों से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और यूपी में अखिलेश यादव को वोट करने को कह रहे हैं। मुस्लिमों को डर दिखाकर मुसलमानों के बीच एंटी बीजेपी इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इनकी नीयत तो यह कि भारत को तोड़ दो, 25 करोड़ मुसलमानों को निकाल दो यहाँ से। कौन सा देश लेगा 25 करोड़ मुसलमानों को? ये फिर इसको विभाजन करना चाहते हैं और यहाँ का मुसलमान कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार भारत के टुकड़े हो चुके हैं, अब भारत के टुकड़े बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उसको सत्ता से निकाल देंगे ताकि ये सोच ही खत्म हो जाए।
दूसरी तरफ योगी की यूएसपी यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है। पिछले 7 सालों में यूपी की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं के लिए पहले के मुकाबले माहौल ज्यादा सुरक्षित बना है। योगी यही समझा रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में एनवीए की जीत हुई तो क्या बदल जाएगा। फिर से यहाँ पे याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा, कभी पे ना माने वाला बहनों भाई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी ना तो कांग्रेस को बर्दाश्त हो रही है और ना ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को। लोकसभा चुनाव में आरक्षण, संविधान और जाति जनगणना का नैरेटिव इतनी बार चलाया गया कि बीजेपी के पास से दलित और बड़ी संख्या में ओबीसी वोट इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में यह मुद्दा फ्लॉप दिख रहा है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ 2017 से यूपी के सीएम हैं, लेकिन अखिलेश यादव से उनकी सीधी टक्कर 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई। योगी बाजी जीत गए, अखिलेश हार गए। लोकसभा चुनाव में सपा को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन इस बार योगी और अखिलेश की डायरेक्ट फाइट नहीं थी। लेकिन यूपी के उपचुनाव में सीधा सीधा अखिलेश वर्सेस योगी है। यूपी में 9 सीटों पर चुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी की उम्मीदें 3 सीटों पर सबसे ज्यादा हैं। कुंदरकी, करहल और सीसामऊ का कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अखिलेश यादव को लगता है कि यहां साइकिल जरूर दौड़ेगी। कटहरी और मीरापुर में भी पार्टी को उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी जीत जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर इन सभी सीटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद प्रचार कर रहे हैं और एक एक सीट की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अगर ये चुनाव हारे तो न सिर्फ लोकसभा चुनाव का परसेप्शन बदलेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की पिच भी तैयार हो जाएगी और इन चुनावों के नतीजों का अंदाजा भी लग जाएगा। इसलिए अखिलेश अब योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक करने लगे हैं। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। बताओ उसकी घबराहट है कि नहीं है? इन पे घबराहट। अखिलेश यादव को जवाब योगी ने तो नहीं दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के दावों की पोल खोल दी। ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ ही क्यों विपक्ष के सभी नेताओं के प्राइम टारगेट बन गए हैं। पिछले कार्यकाल में भी मैंने देखा कि अगले महीने बदल दिया जाएगा, 2 महीने बाद दिल्ली बुलाया गया है, 5 साल पूरा हुआ, फिर चुनाव हुआ तो यही समाजवादी पार्टी, मैं भी साथ था, तो लोग सरकार बना रहे थे, 400 सीट जीत रहे थे। सरकार नहीं बनी, योगी जी दोबारा रिपीट हो गए, फिर शुरू हो गया। आज हमको अंदाजा है कि ये खेल कम से कम साल भर 1.5 साल से चल रहा है। आज हट जाएंगे, कल हट जाएंगे, दिल्ली बुलाया गया, तो ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है। ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी अपना काम कर रहे हैं, नेता, विधायक, मंत्री, जो मुख्यमंत्री का निर्देश है उस निर्देश के तहत अपने अपने विभाग में जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान प्रेमी गैंग के लिए नरेंद्र मोदी ने एक सख्त चेतावनी जारी की है। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि अब भारत में पाकिस्तान का काम करने वालों का एजेंडा नहीं चलेगा।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का ख्वाब देखने वालों को भी नरेंद्र मोदी ने चेताया। और जो इकोसिस्टम लाहौर से लखनऊ तक पाकिस्तान बनाने की बात करता है, उसके लिए भी मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नैरेटिव दोहरा रहे हैं। मोदी जातियों में बांटकर राज करने वाले इकोसिस्टम को भी चेता रहे हैं और इनकी राजनीतिक ऑक्सीजन बंद करने का इंतजाम भी कर रहे हैं। मोदी की चेतावनी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बात पाकिस्तान पर खत्म नहीं हो रही है, कहानी पाकिस्तान से शुरू हो रही है। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। भारत में रहकर पाकिस्तान का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी ने किस पर आरोप लगा दिया? भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा कौन चला रहा है? हिंदुस्तान के चुनावों में पाकिस्तान कौन कर रहा है? कौन बोला हमने किया हिंदुस्तान पर एहसान, नहीं तो लाहौर नहीं लखनऊ तक होता पाकिस्तान? उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। यही वो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है जिसके खिलाफ बीजेपी एक है तो सेफ है का नारा लेकर आई। यही वो इकोसिस्टम है जो मोदी के खिलाफ एकजुट है, जिसने मोदी के खिलाफ लोकसभा के चुनावों में एक तरफा वोट किया, वोट जिहाद का नाम देकर वोट करवाया। और अब यही इकोसिस्टम एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनावों में भी वोट जिहाद की तैयारी कर रहा है। इसी इकोसिस्टम के खिलाफ बीजेपी वोट के धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। लेकिन एक इकोसिस्टम और है जो मोदी विरोध में देश विरोधी काम करने लगता है। यह इकोसिस्टम है जम्मू कश्मीर का, जहां विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ तो तुरंत पाकिस्तान में तालियां बजने लगी, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलने लगी। खबर शामिल करेंगे कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की दीवार कब्रिस्तान में गाड़ दी, दुनिया की कोई ताकत 370 दोबारा नहीं ला सकती। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना पाकिस्तान के सीने पर वो हमला है जिससे वो कभी उबर नहीं सकता। भारत ने 5 साल पहले आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से आजाद करा दिया और आज वही जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली के एक नए रास्ते पर है, जहां अलगाववाद और आतंकवाद खात्मे की ओर है। और यही पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की खुशहाली को देख ही नहीं पा रहा। पिछले 5 सालों से आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान शांत था, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान ने कोशिश तो बड़ी की, पूरी दुनिया में घूमा, मुस्लिम ममालिकों में माहौल बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी, पाकिस्तान की उम्मीद थोड़ी बंधी और फिर जैसे ही असेंबली में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास हुआ, पाकिस्तान की तो जैसे बाँछें खिल गईं। पाकिस्तान में फिर से आर्टिकल 370 की वापसी पर चर्चा शुरू हो गई। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी भी भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। 370 की ऐसी दीवार थी जो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती थी। ये मोदी को आपने आशीर्वाद दिया और 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, लेकिन कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए,
कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। नरेंद्र मोदी ये बात हवा हवाई नहीं कर रहे। मोदी कह रहे हैं कि यही काम पाकिस्तान चाहता है। और देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर असेंबली से यह प्रस्ताव पारित हुआ, तुरंत पाकिस्तान कैसे एजेंडा चलाने लग गया। पाकिस्तानी चैनलों पर फिर से कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से होने लगी है। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये जो आइन का आर्टिकल 370 बदला, 35A बदला, ये क्यों बदला था? एक बाकायदा मंसूबा है नरेंद्र मोदी साहब के ज़हन में, और वो मंसूबे पे अमल कर रहे हैं कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब वहाँ से हिंदू आ रहे हैं, हिंदू बसा रहे हैं, तरक्की और तामीर तरक्की और खुशहाली के नाम पर सारे हिंदू सेठ पहुँच रहे हैं। वहाँ जो मुसलमानों को एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत, बिल्कुल जैसे फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ इसराइल कर रहा है, बल्कि इसराइल ने कॉपी किया है नेतन्याहू साहब ने मकबूजा कश्मीर से मॉडल, तो बिल्कुल ऐसे ही मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। मुसलमानों को अकलियत में धकेला जाएगा, हिंदुओं को अक्सरियत में लाया जाएगा। ताकत है नरेंद्र मोदी के पास, हुकूमत है उसकी, और आइन बदलने के लिए एक तल्ख हकीकत है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो हो सकता है अगर ये इसी तरह ये इनकी तड़प, उमंगें और आरजुएं जारी रहें या इनके अंदर रहें, तो कोई ऐसा वक्त आए शायद नरेंद्र मोदी साहब के बाद कि जब ये हो सके, लेकिन अभी नामुमकिन है। असल में शुरू से लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर पूरी दुनिया में खूब प्रोपेगेंडा किया। कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, वहां के नौजवानों को पीओके में बुलाकर ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, अपने आतंकी भेजे, कश्मीर में जिहाद करवाया, कश्मीर को दशकों तक अशांत रखा, इंडियन आर्मी पर हमले करवाए। लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर शांति की ओर लौट रहा है, और यही पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसीलिए जब राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी वाली गठबंधन सरकार 370 की वापसी पर प्रस्ताव पारित करती है, तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन यह राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार भी जानती है, और पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से समझता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी अब एक नामुमकिन काम है। जम्मू कश्मीर की सरकार को एक सिंबॉलिक मैसेज देना था, तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया। लेकिन यह हकीकत है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास की बात हो गई है। ए राहुल गांधी की पार्टी धारा 370 को वापिस लाना चाहती है। धनबाद वालों, धारा 370 वापिस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? भाइयों बहनों, मैं आज धनबाद में राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 वापिस नहीं लाएगा। ये कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन। जो बात राहुल गांधी और उनके साथियों को समझ में नहीं आ रही, वो बात पाकिस्तान को समझ में आ गई है। पाकिस्तान भी ये जानता है कि आर्टिकल 370 की वापसी पर अब कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं सकता, भारत में भी कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद जरूर है कि अगर भविष्य में कभी भारत में सरकार बदली तो हो सकता है कि 370 की वापसी हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या मकबूजा कश्मीर असेंबली आर्टिकल 370 बहाल कराने में कामयाब हो सकेगी?
मुबशर, मेरा ख्याल है कि ये एक अब मुश्किल लग रहा है ये काम, ख़ास तौर के ऊपर ये कश्मीर का जो मसला है वो सियासी तौर के ऊपर तो था ही था कि एक मसला था कश्मीर में, लेकिन उसके साथ साथ अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो गया है। देखें, इंडिया ने अपने आइन में तब्दीली की है और आइन में तब्दीली ला के ये जो एक स्पेशल स्टेटस था वो भी, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस थी वो लाने के लिए आइन में तब्दीलियाँ की हैं। अब इसको वापस करना होगा, तो जिस भी अंदाज में वापस करना है उसके लिए उनका जो इंडियन आइन है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोबारा से तब्दीली लानी होगी, और आइन में तब्दीली के लिए 2/3 मेजॉरिटी लाजमी चाहिए होगी। जो भी आर्टिकल 370 के खात्मे से पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक इकोसिस्टम तड़प रहा है, और एक इकोसिस्टम वो भी है जो हिंदुस्तान में रहकर नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और ये मोदी विरोधी इकोसिस्टम फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एकजुट है। हर रोज एक नए शहर में ऐसे ही मुसलमानों की भीड़ जमा हो रही है, जहां मौलाना, मुफ्ती और उलेमा बुलाए जाते हैं। बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस इकोसिस्टम की जुबान पर भी पाकिस्तान है। वो चाहते हैं कि भारत उनका एहसान माने कि वो पाकिस्तान नहीं गए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सज़ा देते हो तुम, हम पे जुल्म करते हो। बंटवारे के समय अदीब साहब भले ही पाकिस्तान न गए हों, लेकिन उनके जैसे बहुत से लोग गए। उनका पाकिस्तान में क्या हो गया ये वो हिंदुस्तानियों को नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान के हालात दुनिया में आज बहुत खराब है। वो तो दाने दाने को मोहताज है, दुनिया की भीख पर निर्भर है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में से 6 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं। पाकिस्तान में 33% बच्चे कुपोषित हैं, 15 लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं, 90% यौन शोषण के शिकार हैं। पाकिस्तान के देहातों में 49% लोग अब भी अशिक्षित हैं। पाकिस्तान पर $26 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। बजट का 42% हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होता है। पाकिस्तान की ज्यादातर जनता के पास खेती की जमीन नहीं है। पाकिस्तान की खेती की जमीन पर 246 जागीरदार परिवारों का कब्जा है। अब ऐसे पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कर लेते, क्योंकि उनके जो भाई बंधु, रिश्तेदार या गांव वाले पाकिस्तान गए थे वो रो रहे हैं, पाकिस्तान के हालात पर रोते हैं और हिंदुस्तान के हालात पर जलते हैं। जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी? मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। ठीक है। कि अमेरिका का फायदा किसमें, पाकिस्तान अपना देखे, इंडिया अपना देखा। ठीक हो गया। उनका टाइम है इस वक्त, एंड दे आर वर्किंग आउट से मतलब अपना फायदा उठा रहे हैं। भले ही हिंदुस्तान के मुसलमान ये दावा करें कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनके खिलाफ ज्यादती होती है, लेकिन असल में वो भी ये जानते हैं कि वो अल्पसंख्यक होने के बाद भी भारत में सुरक्षित हैं। नहीं तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल होता है ये किससे छिपा है। पाकिस्तान तो कट्टरपंथियों का वो मुल्क हो चुका है जहां हर रोज हिंदुओं के खिलाफ फतवे जारी होते हैं।
हर कोई सड़क पर खड़े होकर हिंदुओं के कत्लेआम की कॉल दे रहा होता है। अब काफिर का हुक्म क्या है? मुसलमान का हुक्म यह है कि जब काफिर का नाम आता है या काफिर मामलात करता है, अशिद्द अल कफारा, कफार के बारे में हर मुसलमान को, मोमन को ऐसा सख्त रवैया रखना चाहिए कि हाँ, जब मुसलमान आपस में मिलते हैं वो रहम दिल हैं, शीरो शक्कर हैं, लेकिन कफार के बारे में ये नंगी तलवार हैं, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह है। सारे कफार अल्लाह अल्लाह रसूल के दुश्मन है, मुसलमान के दुश्मन है, ख़ास तौर पर यहूद और नसारा ये दुश्मन है। और गज़वा हिंद इंशाल्लाह हो के रहेगा और मुसलमान की फतह होगी इंशाल्लाह। गज़वा हिंद में कुछ काफिर हिंदू 32 करोड़ खुदाओं का कायल है हिंदू मजहब, गांव को भी खुदा, पेशाब को भी और गोबर को भी और दुनियादार की गलाजत को वो अपने देवता और भगवान समझता है। और अपने हाथों से, मैं आखिर में ये बात कहता हूँ, अपने हाथों से तराशे हुए बुत मैं खाने में खुदा बने बैठे हैं। अपने हाथों से तराशे हुए बुत मैं खाने में खुदा बने बैठे हैं। आज खुद जो हिल नहीं सकते मुश्किल कुशा बने बैठे। इसी इकोसिस्टम के खिलाफ तो नरेंद्र मोदी एक होने को कहते हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, भले ही मोदी और बीजेपी का चुनावी नारा है, लेकिन इस नारे का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है। ये बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी लागू होता है, जहां हर रोज हिंदुओं पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। और ये पाकिस्तान से आने वाली जिहाद और गज़वाए हिंद की धमकियों के खिलाफ भी लागू होता है। पाकिस्तानी जिहादी की धमकी आपने सुन ली, अब नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनिए और इसे उस इकोसिस्टम से जोड़िए जो भारत और हिंदू विरोधी है। ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो